दोस्तों, एक छोटा सा परिवार होता है। परिवार में 3 सदस्यों की फैमिली होती है। माताजी होती है, एक भाई होता है और एक बहन होती है। पिताजी का देहांत 2 साल पहले हो जाता है। घर में बहुत तंगी आ जाती है। फिर बहन का शादी की बात चलता है। तो जहाँ उसकी शादी तय होती है, वहाँ उससे 10 लाख रुपये दहेज की डिमांड किया जाता है। लेकिन स्थिति इतनी नाजुक थी कि 10 लाख रुपये इकट्ठा करना असंभव था। घर में सब परेशान थे कि कैसे। उसका भाई जो था वो भी परेशान था कि अपनी बहन का शादी हम कैसे करेंगे, कैसे मेरी बहन का विवाह होगा। जहाँ रिश्ता हुआ था वो बार बार फ़ोन करके 10 लाख की बातें बोलता रहता था। एक दिन दोस्तों उसके घर की बेल जो होती है वो बजती है। एक आदमी उसके घर में आता है और पूछता है, नवीन जी का घर यही है क्या? और दोस्तों वो नवीन जो होता है वो उसी घर का बेटा होता है, उसी माँ की बेटा होता है। और उसकी बहन जो होती है उसका नाम नैना रहता है। तो आदमी आके पूछता है, नवीन जी का घर यही है? तो उसकी माँ जाती है और बोलती है कि हाँ बताइए, क्या बात है, क्या काम है? तो वो आदमी बोलता है कि आप अपने बेटे नवीन के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं आप। तो उसकी माँ पहले तो मना कर देती है, बोलती कि नहीं, पहले मेरे को अपनी लड़की की शादी करना है, बाद में अपने बेटे का शादी करना है। तो फिर वो आदमी बोलता है, ठीक है, तो आपको दिक्कत कहाँ हो रही है? आप अपने लड़की की शादी कीजिए, फिर बाद में आप नवीन की शादी कर लीजिएगा। हमारी बेटियाँ भी बहुत प्यारी है, बहुत सुंदर है। तो बोलता है कि अब अपनी लड़की की शादी नहीं कर रहे हैं, इसमें एक बहुत बड़ी दिक्कतें हैं। 10 लाख रुपया दहेज मांग रहे हैं जो मेरे पास नहीं है। तो आदमी बोलता है, ठीक है, मैं आपको 10 लाख की ज़रूरत है, मैं 10 लाख रुपया मैं आपको देता हूँ, लेकिन आप अपने बेटे की शादी आप मेरे बेटी से कराएंगे और आप तो 10 लाख रुपये ले लीजिए और ये 10 लाख रुपये आप अपने बेटी के दहेज में दे दीजिए। पहले बेटी की शादी कर लीजिए और फिर बाद में आप नवीन से मेरी बेटी की शादी करवा दीजिएगा। तो एग्री हो जाते हैं। नवीन भी सोचता है कि चलो 10 लाख रुपये मिल रहा है तो अपने मेरी बहन की शादी हो जाएगी और मेरा भी शादी हो जाएगा। 5 लाख रुपये दोस्तों वो आदमी तुरंत अपने जेब से निकाल के उसके माँ के हाथ में दे देता है, हाथ के ऊपर रख देता है। बोलते ये आप एडवांस लीजिए और आप काम स्टार्ट कीजिए, शादी शुरू कीजिए और फिर बाद में मैं आपको 5 लाख रुपये देता हूँ। फिर दोस्तों वो आदमी चला जाता है। थोड़े दिन के बाद फिर आता है और बोलता है कि आप जो शादी होने वाली थी, आप पहले अपनी बेटी की नहीं, पहले नवीन की शादी कर लीजिए। घर में आपको एक आदमी भी हो जाएगी, आपकी देखभाल भी हो जाएगा। तो आप सबसे पहले आप अपने बेटे नवीन की शादी कर लीजिए मेरी बेटी के साथ। तो वो लोग मान जाते हैं, जो नवीन की माँ रहती है वो मान जाता है, बोलते ठीक है। दोस्तों, जब शादी की बातें जब वो होता है तो उसमें वो बोलता है, देखिए शादी में हमें ज़्यादा धूम धड़ाका नहीं करना है, बस सिंपल शादी करना है। घर में खाली बस अपने रिश्तेदार लोगों को बुलाना है बस, और मेरे को बाजा साउंड वगैरह कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, उनको सिंपल ऐसे शादी करना है। वो मान जाता है। जब दोस्तों शादी करने के लिए मंडप पे आती है तो जो लड़की को दिखाया गया रहता है, पहले वो लड़की आती है। जब उसको बुलाती है मंडप के ऊपर, तब जो वो लड़की को जो पिता होता है वो आके खड़ा हो जाता है, बोलता है रुकिए रुकिए। और दोस्तों वहाँ पे एक एक करके 3 लड़कियों को पेश कर देता है। जो उस आदमी के पास 3 लड़की रहती है, वो तीनों लड़की को उस किस मंडप पे पेश कर देता है। एक का नाम रहता है, जो सबसे छोटी रहती है, उसका नाम रहता है निशा।
जो उससे बड़ी रहती है उसका नाम रहता है उषा, और जो सबसे बड़ी रहती है उसका नाम रहता है आशा। तो ये सब के सब देखने लग जाते हैं, आश्चर्य पड़ जाते हैं कि हमें तो एक लड़की से शादी करनी है, यहाँ 3-3 लड़की को क्यों लाया जाता है। फिर दोस्तों वो पूछता है कि मुझे तो एक ही से शादी करना है, मैं 3 से शादी नहीं करूँगा। नवीन बोलता है। उसकी माँ भी बोलती है कि नहीं, हमारा बात जो हुआ था बस वही होगा, हमारे लड़के केवल एक लड़की से शादी करेगी। लेकिन दोस्तों वो आदमी नहीं मानता, बोलता है ये हमारा प्रथा है, ये हमारी पूर्वजों मनाते हुए आ रहा है, और जहाँ पे लड़की की शादी होती है एक ही लड़के से सारी लड़की की शादी होती है। दोस्तों ये प्रथा है झारखंड के बोकारो की, जहाँ पे एक प्रथा सदियों से चलता आ रहा है कि एक ही घर में एक ही लड़के के साथ अपनी सारी बेटियों को विवाह किया जाता है। तो दोस्तों मना करता है, नवीन बोलता है कि नहीं, मैं 3 से शादी नहीं करूँगा, मुझे एक ही से शादी करना है। फिर जो वो लड़की के जो पिता होते हैं वो जिद पे आ जाते हैं, बोलते नहीं, शादी तो अब आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको आपकी मम्मी को जो मैंने 5 लाख रुपए दिया था वो 5 लाख रुपए आपके माता जी ने आपके बहन के ससुराल वालों को दहेज में दे दिया है। अब मुझे आप पैसा भी वापस नहीं कर सकते, आपको शादी करना ही पड़ेगा। और क्या हो जाएगा, आपके घर में 3-3 बहुएं आ जाएगी, आपकी माता जी का अच्छा से देखभाल होगा, हर तरह से खुशहाली रहेगी। सब उसको बहुत तरह से कन्विंस करते हैं। उसकी माता जी भी सोचने लगती है कि अब क्या करें, फिर पैसा भी तो नहीं है कि हम इसको वापस कर दें और रिश्ता तोड़ दें। पैसा तो भी तो नैना के ससुराल वाले को दहेज में दे दिए हैं 5 लाख। अब दोस्तों फिर उसकी माँ, नवीन की माता जी आती हैं और उसके कंधा पे हाथ रख के बोलती है कि ठीक है, कर लो बेटा, क्या करेंगे। फिर दोस्तों उसी टाइम पे उसके पिताजी जो 5 लाख रुपया बोला था कि हम बाद में देंगे, वही 5 लाख रुपया उसके माता जी को देता है, और बस तीनों की शादी हो जाती है। तीनों लड़की को एक लड़का के साथ शादी हो जाता है। शादी होने के बाद नवीन के पास उतना घर भी नहीं रहता है, उतना कमरा भी नहीं रहता है कि तीनों को अलग अलग करके रूम में रखेगा। तो उसकी माँ और उसकी बहन हॉल में अपना बिस्तर लगा कर सो जाते हैं, और तीनों को अलग अलग कमरा दिया जाता है। जब दोस्तों सुहाग रात की बात आती है तो तीनों बहनें आपस में झगड़ा करने लगती है कि नहीं, पहले मेरे पास आएगा तो पहले मेरे पास आएगा, मैं बड़ी हूँ तो मैं छोटी हूँ। तो दोस्तों इस तरह से क्या होता है, आपस में तीनों की झगड़ा होने लगती है, नहीं पहले मेरे पास आएगा, फिर पहले मेरे साथ आएगा, पहले मेरे पास। तो उसकी जो बहन होती है नैना, वो नैना देख लेती है कि ये लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं स्वागत मनाने के लिए, तो पहले मेरे पास तो पहले मेरे पास। तो नैना क्या करती है, 3 ठो पर्ची बनाता है और पर्ची में तीनों का नाम लिख देता है और उसको उछाल देती है, बोलती है ठीक है, इसमें से जिसका नाम पहले आएगा उसका सुहागरात पहले होगा, जिसका नाम दूसरा नंबर पे आएगा उसका सुहागरात दूसरे नंबर पे होगी, जिसका तीसरे नंबर पे आएगा उसका सुहागरात तीसरे टाइम में होगा। तो सब मान जाती है। फिर ऐसा ही होता है, टॉस होता है। सबसे पहले जो नंबर आता है वो सबसे छोटी जो रहती है निशा, उसका नंबर आता है। दूसरे नंबर में आती है उषा का नंबर आता है, और सबसे पीछे नंबर तीसरे नंबर पे जो है आशा का नाम आता है। आशा उदास हो जाती है और बोलती है ठीक है। फिर दोस्तों शाम होती है, सुहागरात का कार्यक्रम स्टार्ट होता है। नवीन जो होता है सबसे पहले निशा के पास जाता है, क्योंकि वो प्यार भी उसी से करता रहता है, और जब शादी की बात हुई थी तब वो देखने के लिए भी उसको ही गया था। पहले उसके पास जाता है, उसके साथ सुहागरात होता है। फिर थोड़ा देर के बाद उषा के पास जाता है, मंझली वाले के पास जाता है, उसके साथ भी सुहागरात होता है। लेकिन जब तीसरे वाले के पास जाता है एकदम थक गया रहता है, तो उसके साथ सुहागरात नहीं मना पाता है और जाकर वहाँ जाकर सो जाता है, और उसको बोलता है कि ठीक है तुम भी सो जाओ। ऐसा ही तो होता है दोस्तों। लेकिन वो जो बड़ी वाली जो रहती है, आशा जो रहती है, वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाती है, परेशान हो जाती है। मतलब
अंदर ही अंदर उसको बहुत भयानक गुस्सा आता रहता है कि दोनों के साथ मना लिए, मेरे साथ नहीं मनाए। मतलब बहुत क्रोधित होता है, लेकिन फिर सो जाती है। सुबह होता है, सुबह को जब आशा जो होती है बड़ी वाली, वो एकदम हंगामा करने लगती है। अब खाना बनाने में लफड़ा, पहले मैं खिलाऊंगी, पहले मैं खिलाऊंगी, पहले मैं खिलाऊंगी, इस तरह से समस्याएं होती रहती है। लेकिन फिर बाद में जो है ये लोग देखता है कि ऐसे घर नहीं चलेगा, बहुत तरह की परेशानियां हो रही हैं, दिक्कतें हो रही हैं। तो वो लोग एक डिसाइड करते हैं कि अभी करना क्या। तो एक चार्ट बनाता है, बड़ा वाला पेपर पे एक चार्ट बनाता है, और चार्ट में किसको कितने बजे क्या करना है उस चार्ट में सारे लिख के लाते हैं। लेकिन उसमें भी आशा को सबसे पीछे रखा जाता है। दिन में भी तीनों बहनें में झगड़ा हो जाती है, नहीं मैं इस दिन नहीं बनाऊंगी, मैं इस दिन बनाऊंगी, मैं सुबह का बनाऊंगी, मैं शाम में नहीं बनाऊंगी। तो ऐसे तीनों में झगड़ा होता रहता है। लेकिन फिर चार्ट बनती है, लेकिन चार्ट को आशा क्या करती है, फाड़ देती है, बोलती कि नहीं, जो होगा मेरी मर्जी से होगा। और दोस्तों ऐसा होता है। बात आती है, ये जो नवीन होता है पूरी तरह से डिप्रेस्ड हो जाता है, परेशान हो जाता है घर की हालत देख के। तीनों बहनें जो होती हैं वो नवीन को अपने पास रखना चाहती है कि मेरे पास रहे, तो मेरे पास रहे, मेरे पास रहे। इस तरह से वो समझती है। नवीन बहुत डिप्रेशन में चला जाता है और बोलता है इस तरह से तो मैं बर्बाद हो जाऊँगा, मर जाऊँगा। वो छोड़ के एकदम किचन में जाके एक साइड नीचे में जाके बैठ जाता है, भाग के। सब उसको ढूंढने लगता है कि कहाँ गया, कहाँ गया। तो वो जो निशा जो होती है सबसे छोटी वाली, वो किचन में जाता है, देखता है ऐसे सर पे हाथ रख के बैठा हुआ है। और उषा और आशा वो दोनों उसको ढूंढता रहता है, उसकी माँ भी ढूंढती रहती है, बहन भी ढूंढती रहती है। फिर जो निशा होती है वो निशा जाता है उसके पास, बोलता क्या हो नवीन, यहाँ क्यों बैठे। तो नवीन जो होता है उसका हाथ थाम लेता है और बोलता है कि ये सब मैं नहीं बर्दाश्त कर पाऊँगा, मर जाऊँगा मैं। तो निशा वहाँ पे उसको एक आइडिया देता है, बोलते ठीक है, तुम एक काम करो, जब भी मेरे बहनों के पास तुम जाओ और जब भी वो तुम्हारे साथ ऐसा करने की कोशिश करे तो तुम अपने आप को मिर्गी का दौरा करके गिर जाना। तो ऐसा ही होता है। जब निशा के पास आता है तो बहुत खुशी, बहुत अच्छा रहता है, उसके साथ हर चीज़ होता है, खाना पीना सब होता है। जैसे ही उषा और आशा के पास जाता है तो वो अपने नाटक करने लगता है, मिर्गी दौरे का नाटक करने लगता है। ऐसा ही कुछ दिन चलता है। कुछ दिन के बाद क्या होता है, जब निशा एक दिन किचन में सब्जी काट रही थी और तीनों बहन वहीं पे थी। निशा को अचानक उल्टी आने लगती है, उल्टी आती है, फिर वो फ्लैश में जाता है, फिर वहाँ उल्टी करती है। और उसकी एक बहन जो होती है मंजिली वाली, वो उसको पानी देता है, फिर खुला करती है। और दोनों बहनें पूछती है निशा से, आशा और उषा, कि क्या हुआ तुमको, कि ऐसे क्यों हो रहा। बोलता है, फिर निशा बोलती है मेरे पेट में ना कुछ अजीब ढंग का हो रहा है, खट्टा खाने का मन हो रहा है, जैसे कि ये प्रेग्नेंट लेडीज की जो होती है ना, उस हिसाब से उसको आ रही थी। तो फिर वो अपने कमरे में चली जाती है और ये दोनों को सस्पिशन हो जाता है कि कहीं ये ऐसा तो नहीं कि ये मतलब प्रेग्नेंट है। बोलती है अगर ऐसा है, आशा और उषा सोचती है अगर ऐसा है तो आज रात हम लोग छुपके से देखेंगे कि ये लोग क्या होता है। दोस्तों ऐसा ही होता है, जब वो दोनों नवीन और निशा कमरे के अंदर जाता है तो ये लोग खिड़की से दोनों देखती रहती है। निशा नवीन को बोलता है कि मैं माँ बनने वाली हूँ, तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। तो नवीन जो है चौंक जाता है, बोलता है मैं तुमको बोला था ना कंट्रोल करने के लिए, फिर तुमने ये मतलब कैसे हो गया। तो
बोलती है कि कैसे हो गया, मेरे को ही मालूम नहीं, मैं तो कंट्रोल किया लेकिन हो गया। फिर जो है दोस्तों, ये जो उषा और निशा दोनों सुनती रहती है, पूरी बातें सुनती रहती है, और दोनों के एकदम गुस्सा से, एकदम भयानक गुस्सा में रहती है दोनों, भयानक गुस्सा में रहती है दोनों जब सुनती है ये बात। फिर नमीन ये बात अपने माँ बहन को बताता है, बोलता है कि ऐसी ऐसी बात है, निशा माँ बनने वाली है। उसकी माँ बहुत खुश हो जाती है, बोलती है मैं दादी बनने वाली हूँ। बहुत खुश हो जाती है, बोलती ठीक है मिठाई लाओ, मिठाई बंटवाओ। तो नमीन मना कर देता है, बोलते हैं कि नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी वो लोग को किसी को मालूम नहीं चलना चाहिए। लेकिन वो लोग तो दोस्तों ऑलरेडी पहले से जान जाती है, बोलते नहीं वो लोग कभी मालूम नहीं चलना चाहिए। तो क्या होता है कि फिर उसकी माँ रुक जाती है। अब उषा और आशा जो रहती है वो सोचती है कि नहीं, अब जो है जो मेरा नहीं वो किसी का भी नहीं। और उसी टाइम पे एक त्यौहार आता है जिसमें आदमी पतंग उड़ाते हैं, वो पतंग वाले त्यौहार आता है। सब जाते हैं छत पे, उसके लड़की के जो पिता होते हैं वही पतंग लेके आते हैं और बोलते हैं कि चलो आज सब पतंग उड़ाते हैं। सब जाते हैं पतंग उड़ाने के लिए, थोड़ा देर पतंग उड़ाते हैं। उसके बाद जो है वो जो उसके लड़की के जो पिता होते हैं, वो पिता उसके माता जी को बोलते हैं ठीक है बच्चे को पतंग उड़ाने दीजिए, चलिए हम लोग अंदर जाकर बैठते हैं। फिर वो दोनों अंदर आ जाते हैं और ये लोग पतंग उड़ाते रहते हैं। उषा और आशा पहले से ही प्लान कर लिया होता है कि पतंग के धागे से जो है नमीन का गला काट देना है। और दोस्तों ऐसा ही होता है, पतंग उड़ाते उड़ाते जो पतंग का जो डोर का जो जिसमें रस्सी लपेटते हैं, धागा लपेटते हैं, तो वो क्या करता है उषा के हाथ में रहता है और नवीन बीच में रहता है। वो क्या करता है साइड से नीचे आशा की तरफ फेंक देता है, और उषा एक हाथ से पकड़ी रहती है और आशा धागा को खींचता है और नवीन का यहाँ से गला कट जाता है और ज़मीन पे गिर जाता है। निशा वहीं खड़ी रहती है, चिल्लाने लगती है माँ जी पिताजी जल्दी आइए जल्दी आइए, नवीन का गला कट गया है, बहुत सारा खून निकल रहा है। फिर आता है, दोनों देखते हैं, तब तक नवीन की डेथ हो गई रहती है। और उसके पिताजी बोल देते हैं कि अब दामाद जी नहीं रहे इस दुनिया में। उसकी माँ और नैना बहुत रोती है, बहुत रोने लगती है। लेकिन फिर नैना जाके देखती है कि आखिर ऐसे हुआ कैसे। जब वहाँ पे जाती है तो देखता है कि आशा जो है एक साइड में कोने में जाके धागा जो है लपेटती रहती है। तब वो बोलती है, नैना बोलती है कि ये सब तुमने किया? बोलती है कि हाँ मैंने किया, मैं पहले ही समझाया था कि हम तीनों को बराबर बराबर प्यार मिलना चाहिए, लेकिन तुम्हारा भाई हम दोनों के साथ नहीं, खाली बस निशा के साथ प्यार करता था, इसीलिए उसको जान से मारना पड़ा। और दोस्तों इसके बाद पुलिस को फ़ोन होता है, पुलिस आता है और उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। तो दोस्तों ऐसी भी एक परंपरा है जो सदियों से मनाया जा रहा है, मनाता हुआ आ रहा है। ये है दोस्तों झारखंड बोकारो की कहानी थी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सबको को ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नई कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।